नमस्कार दर्शकों, बिहार चुनावी मैदान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी नेता की रैली को लेकर है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में आज उनकी ज़बरदस्त जनसभा हुई और वहां दिया गया उनका भाषण सीधे विपक्ष के दिल पर निशाना बनाता दिखा। बता दें कि सोमवार 3 अक्टूबर दरभंगा का केवटी मैदान बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में सीएम योगी पहुंचे और पहुंचते ही पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही लहजा साफ कर दिया, ये भाषण सिर्फ राजनीतिक नहीं वैचारिक भी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, आज इंडिया गठबंधन के 3 बंदर है, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू विकास देख नहीं सकता और अप्पू सच्चाई सुन नहीं सकता। उन्होंने कहा, इन लोगों को न प्रधानमंत्री का काम दिखाई देता है न देश की तरक्की की खुशबू महसूस होती है। दर्शकों, बता दें कि मंच से सीएम योगी ने मिथिला की धरती को संदेश देते हुए कहा कि यह पावन भूमि मां जानकी की आत्मा है और अब यहां से रामद्रोहियों को साफ संदेश जा रहा है कि बिहार में राम राज्य आने वाला है। योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि यही लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। यही वो पार्टियां हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आज वही धर्म और विकास की बातें कर रही है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो राम का विरोधी है वह भारत का विरोधी है, मिथिला का विरोधी है और हम सब का विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने 5 सालों में वो कर दिखाया जो दशकों तक कोई सरकार नहीं कर पाई। योगी बोले, पहले अयोध्या से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, आज लखनऊ से दरभंगा की हवाई दूरी सिर्फ 45 मिनट की रह गई है। राम जानकी मार्ग तेजी से बन रहा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ देगा। दर्शकों, बता दें कि मिथिला के गौरव की बात करते हुए योगी ने कहा है कि पीएम मोदी ने दरभंगा के मखाना उद्योग को राष्ट्रीय पहचान दी, लाख की चूड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला, सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी और अब इनलैंड वाटरवे, यानी बिहार को विकास की हर दिशा में पंख मिले हैं। सीएम योगी ने आगे कहा है कि एक समय बिहार नरसंहार, अपहरण और अराजकता से डरता था। आरजेडी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी अपहरण माफिया से डरते थे, लेकिन अब बुलडोजर यूपी से चला है और बिहार भी माफिया मुक्त होने की तैयारी में है। जो लूटेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी और उसी धन से गरीबों को घर मिलेंगे। योगी ने इस न्याय को नई परिभाषा बताया तो वही कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर को विवादित बनाया, मोदी जी ने उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया। अब मिथिला का कोई भी व्यक्ति बिना डर सम्मान से कश्मीर में रह सकता है। इसके साथ ही योगी ने बताया कि एनडीए का मतलब है विकास, विरासत और विश्वास, जबकि कांग्रेस आरजेडी का मतलब है अपहरण, जातीय वोट बैंक और अराजकता। उन्होंने कहा, अगर बिहार में राम राज्य चाहिए तो एनडीए को जीतना होगा। तो दर्शकों, अंततः योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि केवटी की जनता मुरारी मोहन झा को भारी मतों से जिताए, यही बिहार के विकास और मिथिला की आस्था का सम्मान होगा। तो बिहार की राजनीति में सीएम योगी की यह रैली सिर्फ भाषण नहीं, एक चुनावी रणनीति भी थी, जहां धर्म, विकास, राष्ट्रवाद और विरोधियों पर कटाक्ष, सारे कार्ड एक साथ खेल दिए गए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आज बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है, क्या एनडीए का पुराना भरोसा अब नए मोड़ पर खड़ा है। चुनाव अभियान जोरों पर है, पीएम मोदी की रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा गायब है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। क्या ये दूरी सिर्फ व्यस्तता है या फिर इसके पीछे कोई सियासी संकेत छुपा है। दर्शकों, आज की बड़ी पड़ताल इसी पर। बता दें कि बिहार चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ गठबंधनों का नहीं बल्कि दिखाई देने और दिखाई न देने की राजनीति का भी है। पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभाएं हो रही है, पटना में रोड शो तक हो गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए और वहीं से शुरू हुआ अटकलों का तूफान। दर्शकों, बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक कन्हैया वेलारी ने दावा किया है कि यह अनुपस्थिति इत्तेफाक नहीं बल्कि संदेश है। उनके मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी और एनडीए साफ साफ कहे कि 2025 में बिहार का सीएम चेहरा वही होंगे। जैसे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को घोषित किया, वैसा एनडीए
एनडीए ने नहीं किया और यही वजह थी कि संकल्प पत्र लॉन्च कार्यक्रम में नीतीश मंच पर आए और 1 मिनट के अंदर वापस निकल गए। ऐसे में दर्शकों, तो क्या ये नाराजगी है या दबाव बनाने की रणनीति, हम फिलहाल ये नहीं कह सकते, लेकिन घटनाओं की टाइमलाइन बहुत कुछ बोल रही है। जैसे कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, लेकिन सीएम चेहरे का नाम नहीं। जेडीयू के पोस्टर, आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश का एनडीए कार्यक्रम से वॉकआउट, पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, परंतु नीतीश कुमार नदारद और सूत्रों के अनुसार 4 नवंबर तक अंतिम निर्णय का इंतजार। ऐसे में दर्शकों, सियासी जानकारों की माने तो 4 नवंबर डेडलाइन है। अगर सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई तो नीतीश बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और भी दिलचस्प है। आरजेडी ने इसे नोरा कुश्ती बताया, यानी जनता के सामने दिख रहा है तनाव, लेकिन अंदरूनी सौदेबाजी पहले से तय है। विपक्ष ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी नीतीश को पूरी तरह अपनाना नहीं चाहती और नीतीश भी सिर झुकाकर नहीं चलना चाहते। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी दोनों इस पूरी चर्चा को अफवाह बताते हैं। तो जानिए क्या कहा है दोनों दलों ने। बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि ये सब मीडिया की बनाई कहानी है। नीतीश कुमार चुनाव में व्यस्त है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है, वी फाइट अंडर हिम लीडरशिप, नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है। तो वही बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होती तभी नया नाम तय होता। नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। हमारे सामने कोई भ्रम नहीं है, ये सिर्फ विपक्षी प्रचार है। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार कभी भी राजनीतिक दिशा बदलने में हिचकिचाते नहीं। 2013 में एनडीए को छोड़ा, 2015 में महागठबंधन में गए और 2017 में वापस एनडीए में लौटे। इसलिए चर्चा ये नहीं कि नीतीश क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये है कि कब फैसला लेंगे। और अगर 4 नवंबर को तस्वीर नहीं बदली तो क्या बिहार की राजनीति फिर एक बार करवट लेगी। बता दें कि नीतीश कुमार को राजनीति का पावर बैलेंस मास्टर कहा जाता है और आज वही बैलेंस दोबारा हिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को चाहिए एक स्थिर साथी और नीतीश को चाहिए सम्मान के साथ सत्ता। दोनों की राजनीति साथ साथ चल भी सकती है और 1 मिनट में अलग भी हो सकती है। अगले 48 घंटे बिहार के सियासी कैलेंडर में बेहद अहम है। हम इस कहानी पर नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब सियासी बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। छठ के पावन पर्व से लेकर नौकरी के वादे तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच शब्दों की तीरंदाजी जारी रही। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर सीधा वार कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और महागठबंधन को घेरने के लिए पूरा फ्रेम तैयार कर लिया है। ताज़ा हमला किया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने, जो अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि छठ महापर्व की भावनाओं से जुड़ा रहा है। ऐसे में दर्शकों, शुरुआत करते हैं उसी बयान से जिसने इंटरनेट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा है, कांग्रेस ने छठ को ड्रामा बताया था, अब बिहार की जनता इन्हें छठी का दूध याद दिला देगी। यही नहीं, उन्होंने लालू तेजस्वी से लेकर खरगे और नीतीश तक सबको एक एक करके निशाने पर लिया। बता दें कि बिहार चुनाव में छठ के पावन पर्व का जिक्र, लेकिन राजनीतिक तेवरों के साथ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा वार करते हुए कहा, छठी मैया के पर्व को ड्रामा कहने वाली कांग्रेस अब बिहार की जनता के गुस्से को महसूस करेगी। सुधांशु त्रिवेदी का निशाना यही नहीं रुका, उन्होंने महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और वो भी नौकरी के वादों को लेकर। उनका कहना था, तेजस्वी यादव अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या नौकरी पैसे देकर दी जाएगी या जमीन लिखवाकर। यानी सीधे तौर पर आरोप है, नौकरी के बदले जमीन वाली राजनीति दोबारा लौट रही है। इसके बाद त्रिवेदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी क्लास लगा दी। खड़गे ने पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे और कहा था, लगता है बीजेपी ने नीतीश को गायब कर दिया है। लेकिन दर्शकों, जवाब में सुधांशु त्रिवेदी बोले, खड़गे जी शायद अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे होंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी में हाईकमान सब नियंत्रित करता है। यानी दर्शकों, बयानबाजी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर भी कटाक्ष हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक और दिलचस्प टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने 2 बुजुर्ग नेताओं को युवा नेताओं की लाचारियों में फंसा हुआ बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। त्रिवेदी बोले, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बुजुर्ग नेता हैं जो अपने कथित युवा वारिसों की कमजोरियों के बीच फंसे हुए हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। ये लोग खुद को मार्गदर्शक कहते हैं, लेकिन असल में अपने ही दलों में किनारे कर दिए गए हैं।
बीजेपी नेता ने यहां कांग्रेस के अंदरूनी संकट से लेकर लालू परिवार की राजनीति तक सबको एक फ्रेम में फिट कर दिया और फिर बात पहुंची बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर। त्रिवेदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को नई दिशा दी है और 2025 में फिर इसी जोड़ी की वापसी होने जा रही है। एक तरह से चुनावी भविष्यवाणी, एक बार फिर नीतीश कुमार। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति साफ है। छठ के सांस्कृतिक प्रतीकों को जोड़कर कांग्रेस को बाहरी और असंवेदनशील दिखाना और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के रोजगार वादे को एक जोखिम भरी डील की तरह पेश करना। वही कांग्रेस लगातार बीजेपी पर नीतीश को चालाकी से साइडलाइन करने का आरोप लगा रही है। दर्शकों, राजनीतिक माहौल इस समय दो बड़े नैरेटिव पर टिका है। बीजेपी का दावा है डबल इंजन की सरकार और चेहरा फिर से नीतीश। तो वही महागठबंधन का सवाल, नीतीश की चुप्पी और बीजेपी की मंशा पर शक। और दर्शकों, जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है। छठ, नौकरी, जमीन, गायब सीएम, बुजुर्ग बनाम युवा, हर मुद्दे को चुनावी तीर बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किसकी बात को वोट में तब्दील करेगी और किसे छठी का दूध याद आएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां महाविकास आघाड़ी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना, UBT और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। कभी शिवसेना UBT के सक्रिय चेहरों में शामिल रहे किसान नेता किशोर तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे जो कारण उन्होंने बताए हैं वो गठबंधन की राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि किशोर तिवारी किसान मुद्दों पर आवाज उठाने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम, और अब शिवसेना UBT से उनका इस्तीफा। सोमवार 3 नवंबर को जारी बयान में तिवारी ने साफ साफ कहा उन्होंने रविवार को ही पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, कारण शिवसेना UBT और मनसे के बीच संभावित गठबंधन। तिवारी के मुताबिक मनसे की राजनीति हिंदी भाषियों, अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये वही वर्ग है जो महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन की असली ताकत है और अगर इन्हें किनारे किया गया तो पूरा गठबंधन चुनावी तौर पर कमजोर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मनसे ऐसी पार्टी है जो गैर मराठी, हिंदी भाषियों, मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ऐसे में उसके साथ गठबंधन का कोई नैतिक औचित्य नहीं है, ऐसा भी किशोर तिवारी ने कहा। उन्होंने सिर्फ विचारधारा की बात नहीं की बल्कि चुनावी गणित भी सामने रखा। उन्होंने कहा 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों का विश्लेषण बताता है कि शिवसेना UBT को मिली 20 सीटों में से 10 सीटें ऐसी थी जहां हिंदी भाषी, OBC, दलित और मुस्लिम वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई, यानी वही वर्ग जिसे मनसे ने अपने राजनीतिक तेवरों के जरिए बार बार निशाना बनाया है। दर्शकों, ये विवाद अब शुरू ही नहीं हुआ। फरवरी में जब तिवारी को शिवसेना UBT प्रवक्ता पद से हटाया गया था तब भी उन्होंने वही चिंता जताई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखा जिसमें साफ कहा राज ठाकरे की राजनीति गैर मराठी और मुसलमान विरोधी है और ऐसा गठबंधन MUA की नींव को कमजोर करेगा। लेकिन तिवारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनकी ये बातें अनसुनी कर दी और फिर वही हुआ जो आज खबर बनकर सामने आया है। तिवारी ने कहा मेरी अपील को नज़रअंदाज किया गया और अब मेरे पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं भाषाई सामंजस्य, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए शिवसेना UBT से अलग हो रहा हूँ। दर्शकों, आपको बता दी कि किशोर तिवारी सिर्फ सियासी चेहरा नहीं थे। राज्य सरकार ने उन्हें किसानों की आत्महत्याओं और कृषि सुधारों पर सुझाव देने वाली टास्क फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया था। हालांकि बाद में उन्हें उस पद से भी हटा दिया गया और तब से उनका पार्टी नेतृत्व से असंतोष लगातार सामने आता रहा। ऐसे में दर्शकों, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां सचमुच साथ आ रही है? अगर हाँ, तो क्या शिवसेना UBT अपने परंपरागत अल्पसंख्यक, दलित और हिंदी भाषी वोट बैंक को जोखिम में डाल देगी? और अगर तिवारी की चेतावनी सही निकली तो क्या MUA और इंडिया गठबंधन को चुनावी नुकसान झेलना पड़ेगा? ऐसे में दर्शकों, शिवसेना UBT का आधिकारिक बयान, मनसे की सफाई या पलटवार, MUA सहयोगियों खासकर कांग्रेस और NCP की प्रतिक्रिया, बीजेपी का राजनीतिक हमला, ये सब आने वाले घंटों में लगातार बदलने वाली खबरों का हिस्सा बनेगा। किशोर तिवारी का इस्तीफा सिर्फ एक नेता का कदम नहीं बल्कि गठबंधन राजनीति के भीतर उठता एक बड़ा सवाल भी है। क्या विचारधारा और वोट बैंक की राजनीति को नजरअंदाज करके भी गठबंधन सफल हो सकते हैं?
इस राजनीतिक उठापटक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। लेकिन दर्शकों, इस बार चुनाव आयोग ने भी सीधा जवाब दिया है और कई सवाल राहुल गांधी की पार्टी से ही पूछे हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे क्या सच में वोट चोरी हुई, अगर धांधली थी तो कांग्रेस ने अपील क्यों नहीं की, चुनाव आयोग ने जो पूछा है क्या वह खुद राहुल गांधी के सवालों का जवाब है। आइए दर्शकों, पूरी रिपोर्ट समझते हैं। बता दें कि बुधवार 5 नवंबर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पुराना मुद्दा उठाया, वोट चोरी का। उनका दावा है कि हरियाणा चुनाव में धांधली हुई थी, नकली वोट पड़े, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी और नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखाते। ऐसे में दर्शकों, अब बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी। चुनाव आयोग ने इस बार तथ्यों के साथ जवाब लौटाया है। बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई वो तस्वीर को बिल्कुल उलट देती है। बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कोई भी आधिकारिक शिकायत दायर नहीं की। अगर चुनाव में गड़बड़ी थी तो कांग्रेस हाईकोर्ट क्यों नहीं गई। हरियाणा में अभी सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं लंबित है, पर कांग्रेस की तरफ से एक भी नहीं। ऐसे में दर्शकों, आप जरा नियम समझिए। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि चुनाव में हेरफेर हुई है, वोटर लिस्ट गलत है, नकली वोट पड़े हैं, तो वह हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। हरियाणा में कुल 90 सीटें थी। इन 90 सीटों में से सिर्फ 22 मामलों पर केस चल रहा है, मगर कांग्रेस ने एक भी केस फाइल नहीं की। इस पर चुनाव आयोग ने सीधा सवाल उठाते हुए पूछा है, अगर कांग्रेस को धांधली का शक था तो उसके पोलिंग एजेंट कहाँ थे, उनकी ओर से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई गई। ऐसे में दर्शकों, चुनाव आयोग का मतलब साफ है, अगर आपने चुनाव के दौरान कुछ नहीं कहा तो अब चुनाव खत्म होने के बाद ये आरोप कितने मजबूत रह जाते हैं। तो वही दर्शकों, अब बात फर्जी मतदाताओं की जाए तो राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि बड़ी संख्या में फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए थे। इस पर चुनाव आयोग ने फिर सवाल कर दिया कि कांग्रेस के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स ने संशोधन के दौरान कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं की। अगर फर्जी मतदाता थे भी तो ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया गया कि वो भाजपा को ही वोट दे रहे थे। चुनाव आयोग ने सवाल उठाए कि पोलिंग एजेंट्स क्या कर रहे थे, फर्जी वोट का सबूत कहाँ है, वोटर लिस्ट आपत्ति समय पर क्यों नहीं उठाई गई और चुनाव याचिका तक फाइल क्यों नहीं हुई। यानी दर्शकों, तस्वीर ये बन रही है कि राहुल गांधी आरोप तो लगा रही है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे विवाद में दो नैरेटिव बन रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है चुनाव में गड़बड़ी हुई, लोकतंत्र पर हमला हुआ, वोट चोरी हुआ। तो वही चुनाव आयोग का जवाब था कि अगर गड़बड़ी थी तो रिकॉर्ड कहाँ है, आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई। ऐसे में दर्शकों, कुछ लोग राहुल गांधी के बयान को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं, तो वही कुछ लोग कहते हैं कि अगर शिकायत नहीं की तो अब राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। ऐसे में सवाल ये है, क्या राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बना रहे हैं या वाकई उनके पास सबूत है जो अभी तक सामने नहीं आए। और बड़ा सवाल, अगर धांधली थी तो कांग्रेस ने कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया। ऐसे में दर्शकों, कहानी चुनाव की है, लेकिन असली जंग अब शब्दों और सवालों की है। ऐसे में आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के आरोप सही है या चुनाव आयोग का जवाब ज्यादा मजबूत लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र के पालघर से आज एक ऐसी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है जिसने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक बहस को भी एक बार फिर जोड़ दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सोमवार को एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसे उनके समर्थक हिंदू एकता का संदेश मान रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे साफ तौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे राणे का पूरा बयान क्या था, इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसके मायने क्या निकलते हैं। दर्शकों, बता दें कि पालघर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री नीतीश राणे ने मंच से ऐसा संदेश दिया जो सीधे सीधे हिंदू एकता के मुद्दे को केंद्र में लाता है। राणे ने कहा है कि जब भी हिंदू एकजुट रहते हैं तब कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, एक है तो सेफ है।
जब हिंदू संगठित है तब किसी को डरने की जरूरत नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर हम अपने हिंदू राष्ट्र में एक होकर खड़े हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे में दर्शकों, भीड़ ने तालियों और नारों से राणे के इस संदेश का स्वागत किया। पूरा सभास्थल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बता दें कि नीतीश राणे के इस भाषण के कई स्तर है। पहला हिंदू एकता का मुद्दा, दूसरा हिंदू राष्ट्र का सीधा जिक्र और तीसरा पीएम और योगी जैसे बड़े नेताओं से संदर्भ जोड़ने की रणनीति। यानी भाषण सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि नीतीश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने अपने शब्दों में एक तरह की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, यह मत भूलिए हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। अगर किसी ने हिंदुओं को गलत नज़र से देखा तो उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। बता दें कि राणे के इस बयान को समर्थकों ने हिंदुत्व की रीढ़ बताया, जबकि राजनीतिक विरोधियों ने इसे नफरत फैलाने वाला चुनावी स्टंट और टारगेटेड पॉलिटिक्स करार दे दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ये वही नीतीश राणे हैं जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। कभी मस्जिद, बुर्का और मुस्लिम महिलाओं पर दिए गए बयान, कभी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर तेज टिप्पणियां और अब पालघर का यह नया भाषण जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या संदेश सिर्फ समाज को संबोधित है या यह चुनावी मौसम की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल तेज है। बीजेपी और महायुति लगातार हिंदुत्व को मजबूत मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में नीतीश राणे का यह बयान हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी, पार्टी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना, विपक्ष के आरोपों का काउंटर, इन तीनों मोर्चों पर फिट बैठता है। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नीतीश राणे जैसे जैसे हिंदू एकता पर जोर देते गए, भीड़ उतनी ही जोश के साथ नारे लगाती रही। बैनर, भगवा झंडे, मंच पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी पूरे आयोजन का सेटअप बताता था कि यह सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज सेंटर था। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल साफ है, क्या नीतीश राणे का यह संदेश हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील है या फिर यह आने वाली राजनीति का ट्रेलर? विपक्ष इसे ध्रुवीकरण बताकर सवाल खड़े कर रहा है, समर्थक इसे हिंदुओं की सुरक्षा की गर्ज बता रही है और जनता वह इस बहस को देख सुन रही है और फैसला शायद आने वाले चुनाव में देगी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर धार्मिक विवाद का बारूद फट पड़ा है और इस बार निशाने पर है राज्य के मंत्री नीतीश राणे और हमला बोला है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने। सवाल साफ है, क्या एक मंत्री का काम विकास है या धर्म को निशाना बनाना? क्या सरकार के पास मंत्रालय चलाने से ज्यादा माइक्रोफोन पकड़ने वाले नेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नफरत फैलाने वाली भाषा अब ऑफिशियल पोर्टफोलियो बन चुकी है? दर्शकों, बता दें कि अबू आजमी ने न सिर्फ राणे पर हमला बोला है बल्कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की वो चेतावनी भी याद दिलाई जिसमें कोर्ट ने पूछा था, क्या सरकार नपुंसक हो गई है? ऐसे में दर्शकों, हमारी ये रिपोर्ट देखिए और फिर जवाब सोचिए, मंत्री है या मुसलमान विरोधी काउंटर? दर्शकों, आपको जानकारी दी कि महाराष्ट्र की राजनीति में विवादों का मौसम कभी खत्म नहीं होता और इस बार तूफान खड़ा किया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने। निशाना है नीतीश राणे और आरोप है कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का। आजमी ने कहा है कि नीतीश राणे को ऐसा मंत्रालय दे दिया गया है जहां उनका काम ही बन गया है मुसलमानों पर बयानबाजी। न मसले विकास के न जनता की समस्या, बस मुद्दा बुर्का, मस्जिद, अजान, लाउडस्पीकर और मुस्लिम महिलाओं पर तंज। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि हर बार मुसलमानों के रीति रिवाजों पर हमला, हर बार मस्जिद और अजान पर टिप्पणी और अब तो महिलाओं को तलवार उठाने की सलाह। मंत्री बनकर अगर यही काम है तो ऐसे लोगों की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं, ऐसा भी अबू आजमी ने कहा है। उनके आरोप यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को सीधे सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाई कि वही सुप्रीम कोर्ट जिसने साफ कहा था अगर हेड स्पीच होती है तो सरकारें बिना शिकायत के कार्रवाई करे, कानून सिर्फ किताबों में न रहे। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था, क्या सरकारें नपुंसक हो चुकी है? दर्शकों, बता दें कि आजमी ने ठीक यही सवाल दोबारा खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में रोज नफरत फैलाने वाली बातें होती है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? जो लोग मुसलमानों की पहचान को गाली बना रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाकर सरकार क्या संदेश दे रही है? लोकतंत्र या धर्म का ठेका? तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि नीतीश राणे का पुराना रिकॉर्ड भी विवादों से भरा रहा है। कभी अजान पर कटाक्ष, कभी बुर्का पर टिप्पणी, तो कभी मुस्लिम महिलाओं को तलवार उठाने की नसीहत।
आज़मी का कहना है कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है। इसके साथ ही राणे के बयानों ने सिर्फ सियासत को नहीं बल्कि समाज को दो हिस्सों में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है, क्या मंत्री की कुर्सी नफरत फैलाने का लाइसेंस बन चुकी है? तो वही हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है लेकिन कार्रवाई भी शून्य है। अबू आज़मी ने सरकार से सिर्फ सवाल नहीं पूछा, चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो कुर्सियां भी नहीं बचेगी। और आखिर में उन्होंने एक लाइन कही जिसे आज के माहौल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जो लोग देश को तोड़ने की भाषा बोलते हैं उन्हें मंत्री पद से उठाकर फेंक देना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, सवाल जनता के सामने है, क्या सत्ता में बैठे लोग नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे या फिर हेड स्पीच ही नई पॉलिटिक्स की ऑक्सीजन है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कार्रवाई करो, नेता कहते हैं बयान दो, सरकार चुप है और देश पूछ रहा है कौन नपुंसक है। ऐसे में क्या मंत्री की कुर्सी समाज को बांटने का टूल बन चुकी है या सरकार इस बार जिम्मेदारी लेगी? बात सिर्फ एक बयान की नहीं, बात है देश के ताने बाने की। ऐसे में खबर बड़ी है लेकिन बड़ा सवाल भी बाकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।